नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन जंक्शन में। मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मित्रों, कल अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइन का कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया था। अब आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते। वाइटल साइन 5 प्रकार के होते हैं: बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन। इसमें से बॉडी टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। आज हम पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो पल्स होती क्या है? द रिदमिक डायलेशन ऑफ एन आर्टरी दैट रिजल्ट फ्रॉम बीटिंग ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या फिर हार्ट के बीट करने की वजह से जो आर्टरी के अंदर जो रिदमिक यानी कि लयबद्ध जो डायलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। या फिर कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर द राइज ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पल्स, यानी जो पल्स जो होती है उसको जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स की वजह से जो आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन और रिकॉल होता है उसको हम पल्स कहते हैं। अब एक टर्म आती है स्पाइग्मोग्राफ, किसे कहते हैं? तो पल्स कैन बी रिकॉर्डेड इन ग्राफ विद कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट, यानी एक कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पल्स को एक ग्राफ पे रिकॉर्ड करना, ये स्पाइग्मोग्राफ कहलाता है। स्पाइग्मोग्राफी किसे कहते हैं? स्पाइग्मोग्राफी कहते हैं पल्स की स्टडी करना, स्पाइग्मोग्राफी कहलाता है। अब आता है राइजिंग पल्स टाइम। बेबी जो अंडर 1 ईयर होता है उसको हम उसकी होती है 100 to 160 बीट पर मिनट। 1 to 10 ईयर का जो चिल्ड्रन होता है उसकी 70 to 120 होते हैं, ग्रेटर देन 10 ईयर एंड एडल्ट की 60 to 100 होती है, और एथलीट्स की होती है 40 to 60। अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ पल्स, यानी पल्स लेने की साइट कौन कौन सी होती है बॉडी में। तो पल्स लेने की 9 साइट होती है, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। पल्स लेने की 9 साइट होती है: टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, ब्रेंकियल, रेडियल, फीमोरल, पैप्लेटल, पोस्टीरियर, टिबियल एंड डोर्सलिस पेडिस। टेम्पोरल, ये टेम्पोरल एक बार फिर से देख लीजिए: टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, ब्रेंकियल, रेडियल, फीमोरल, पैप्लेटल, पोस्टीरियर, टिबियल एंड डोर्सलिस पेडिस। ये 9 साइट होती हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पल्स, यानी पल्स में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले रेट के अंदर जो हमारे जो हार्ट रेट होती है या नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। उसमें 2 कंडीशन बनती है, एक ट्रैकीकार्डिया, एक ब्रेडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया अगर हो जाता है तो हार्ट रेट 100 से ऊपर पहुंच जाती है, और अगर ब्रेडीकार्डिया होता है तो हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है। उसके बाद आता है वॉल्यूम। तो नॉर्मल जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml पर बीट होता है। अब ये बोलेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप जितना ब्लड एरोटा में पहुंचता है एक बीट के अंदर, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो ये होता है 70 ml पर बीट। और अगर ये डिक्रीज हो जाए स्ट्रोक वॉल्यूम तो उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म 3D, वायरी या फिर वीक पल्स। ये हो सकता है हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया की कंडीशन में। उसके बाद में अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं बाउंडिंग पल्स। तो ये बाउंडिंग पल्स स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाने की कंडीशन में होता है। और हाइपोवोलेमिया, एक्सरसाइज और एंजाइटी की कंडीशन में ये चीज़ या बाउंडिंग पल्स हो जाती है। उसके बाद पल्स अल्ट्रेशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज या फिर इंक्रीज, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे CHF में यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग टॉक्सिसिटी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में देखने को मिलता है। पहला इसमें आता है पहला वाटर हैमर पल्स या फिर कैरिजन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। पल्स फील नॉर्मल बट स्ट्रॉन्ग बट सडन कोलैप्स। पल्स नॉर्मल फील होती है लेकिन एकदम से फिर कोलैप्स हो जाती है। एरोटिक रिगर्जिटेशन में भी ये देखने को मिलता है कैरिजन पल्स। उसके बाद में पैराडॉक्सिकल पल्स, वीक पल्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम एयर को या फिर एयर को इनहेल करते हैं तो पल्स रेट वीक देखने को मिलती है। उसके बाद में बाईजेमिनल पल्स, एवरी सेकंड बीट फील
अर्ली एंड वीक, हर सेकंड जो पल्स होती है वो कमज़ोर होती जाती है बाइजेमिनल पल्स में। उसके बाद में रिदम, पहला आता है इंटरमिटेंट पल्स, बीट मिस्ड रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे बीट मिस हो जाती है, छूट जाती है। उसके बाद में पल्स डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल पल्स, पल्स डेफिसिट बोलते हैं जो एपिकल पल्स रेट होती है और जो रेडियल पल्स रेट होती है उसके बीच के अंतर को पल्स डेफिसिट बोलते हैं। उसके बाद में डिक्रोटिक पल्स, वन हार्ट बीट बट फील ऑफ टू सेंसेशन ऑफ पल्स, इसको बोलते हैं डिक्रोटिक पल्स। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ पल्स के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट हैं कि पल्स को हमेशा पूरे 1 मिनट तक काउंट करना चाहिए। पल्स को फील करने के लिए कभी भी थंब का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए पल्स इन ए थंब एंड द नर्व कुड मिस फॉर क्लाइंट पल्स, यानी जो थंब होता है उसके अंदर हमको पल्स फील हो सकती है, यानी थंब में अलग से आर्टरी होती है तो उसकी पल्स हमें फील हो सकती है। तो इसके लिए हमें अपनी 4 फिंगर टिप्स का यूज़ करना चाहिए। एपिकल पल्स साइट लेफ्ट मिड क्लेविकल, यानी एपिकल पल्स लेने की साइट कौन सी होती है, तो लेफ्ट जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है वहाँ पे 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम इसको फील कर सकते हैं। सुटेबल साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न, यानी न्यूबॉर्न में जो पल्स चेक करने की जो परफेक्ट साइट होती है वो एपिकल पल्स होती है। तो यहाँ पे अपनी पल्स क्लियर होता है। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, इसको ही रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो गैसीय एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ब्लड और लंग्स यानी लंग्स की एल्वोलाई के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ स्थित होता है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा में स्थित रहता है। उसके बाद में कुछ टर्म्स आती हैं, पहली टर्म्स आती है यूपनिया। यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग को यूपनिया कहते हैं, और नॉर्मल ब्रीदिंग 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट होती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब करेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के करेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है रेट, दूसरा है डिप, तीसरा है रिदम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट के बारे में। तो रेट कहते हैं नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इन ए मिनट, यानी हम 1 मिनट में कितना रेस्पिरेशन करते हैं ये इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद में जैसे इस रेट के अंदर कुछ कंडीशन आती हैं, एबनॉर्मलिटीज आती है, जैसे ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया कहते हैं कि जो ब्रीथिंग जो होती है या जो ब्रीथिंग होती है या जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 10 से कम अगर हो जाए तो इसको कहते हैं ब्रेडिपनिया, स्लोअर देन नॉर्मल। और ये एसोसिएट कंडीशन किस में देखने को मिलती है, ये इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए या किसी ड्रग ओवरडोज के केस में ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है ट्रेकिपनिया। तो ट्रेकिपनिया किस में देखने को मिलेगा, ट्रेकिपनिया न्यूमोनिया, पल्मोनरी इडीमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और सेप्टिसेमिया में देखने को मिलेगा। और 24 बीट पर मिनट से अगर अधिक हो जाए ब्रीथिंग रेट तो इसको ट्रेकिपनिया कहते हैं। दूसरा आता है डिफ्थ। डिफ्थ मतलब गहराई, कितनी गहराई से हम सांस लेते हैं। तो हाइपरनिया आता है इसके अंदर। तो इसमें जो सांस लेने की जो डिप्थ होती है वो बढ़ जाती है। हाइपोनिया इसमें कम हो जाती है। एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, पहला आता है एपनिया। एपनिया श्वास का रुकना या पीरियड ऑफ सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस का रुक जाना। दूसरा होता है कॉस्मल रेस्पिरेशन, रैपिड ग्रैस्पिंग एंड वेरी डीप टाइप और लेबर्ड ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई या फिर बहुत ही गहराई से वो सांस लेता है।
और इसको हम एयर हंगर भी कहते हैं। ये सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलता है। तीसरा आता है चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसको पीरियोडिक ब्रीथिंग भी कहते हैं, करेक्टराइज्ड बाय अल्टर्ड पीरियड ऑफ टेकिपनिया एंड एपनिया। इसमें टेकिपनिया भी होता है और एपनिया भी होता है। और एसोसिएट कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है? डैमेज टू पोन्स वेयर रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेट। ये जहाँ पोन्स होता है, पोन्स अगर डैमेज हो जाए तो ये कंडीशन हो जाती है। स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, टॉक्सिसिटी और हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी ये कॉस्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में बिटॉट्स रेस्पिरेशन या क्लस्टर ब्रीथिंग। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्विक सोलो इंस्पायरेशन फॉलो बाय रेगुलर और इनरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। रेगुलर और इनरेगुलर पीरियड आते हैं एपनिया के, जो 10 to 60 सेकेंड के हो सकते हैं। एसोसिएट विद नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में इस प्रकार के कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ये फेल चेस्ट में देखने को मिलता है। ब्लंट चेस्ट ट्रोमा एसोसिएट विद एक्सीडेंट में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कंडीशन देखने को मिलती है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है वो अंदर की ओर जाता है, जबकि जनरली ये होता है क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट बाहर की ओर आती है, बट इसमें अंदर की ओर जाती है। और आउटवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारा जो चेस्ट होती है वो अंदर की ओर जाती है, जबकि इस कंडीशन में बाहर की ओर आती है। उसके बाद में व्हीजिंग साउंड, म्यूजिकल जो विशल जो होती है यानी सीटी जैसी आवाज़ इसमें आती है, जैसे अस्थमा और एम्फाइसीमा की कंडीशन में। उसके बाद में सिग, ये डीप रेस्पिरेशन फॉलो बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन की कंडीशन में होता है। उसके बाद में रेल, एबनॉर्मल बबलिंग साउंड आती है जैसे निमोनिया में आती है। उसके बाद में स्ट्राइडर, हार्श वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जब करते हैं तो एक वाइब्रेशन करती है बॉडी इस कंडीशन में। इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कंडीशन में, या फिर लैरिंगाइटिस एंड फेरेंजाइटिस की कंडीशन में स्ट्राइडर की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में स्टेटोनस, ये नॉइज स्नोरिंग साउंड देखने को मिलता है। एक्यूट अल्कोहलिक पेशेंट में यानी खर्राटे लेने की जैसी आवाज़ें आती है। अब हम पल्स और रेस्पिरेशन के बाद में आप पहुँचे हैं ब्लड प्रेशर पे। तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर एक्सटेंड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एज इट फ्लोज थ्रू देम। यानी कि जो ब्लड के द्वारा ब्लड आर्टरी पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ये इसकी यूनिट होती है mm ऑफ Hg नापने की। उसके बाद में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दो प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सिंग द ब्लड इनटू एरेटा। यानी कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जब कॉन्ट्रिक्ट होता है तो वह फुल फोर्स के साथ जो एरोटा के अंदर ब्लड पंप करता है, और इस ब्लड पंप होने के कारण ये जो ब्लड फोर्स से जाता है ये आर्टरी के ऊपर जितना प्रेशर लगा पाता है इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब लोएस्ट प्रेशर व्हेन द हार्ट इज राइजिंग रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद में फिर रिलैक्स होता है यानी डायस्टोल होता है। तो डायस्टोल की कंडीशन में जो ब्लड तो जाता ही नहीं है एरोटा के अंदर, तो एरोटा में ब्लड नहीं जा पाएगा। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर अप्लाई होता है आर्टरी की वॉल पे उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद में पल्स प्रेशर,
पल्स प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 होता है, यानी 120 में से हम 80 घटा देंगे तो 40 हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद में सिस्टोल, ये कुछ रेशियो दिया हुआ है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर। उसके बाद 120 होता है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 80 और पल्स प्रेशर 40। रेशियो होता है 3, 2 और 1। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर इज 93.3 mmHg। कैसे निकालते हैं मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर प्लस में डायस्टोलिक प्रेशर को 2 से गुणा करके और फिर जोड़ के 3 का भाग दे देंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। जैसे 120 होता है सिस्टोलिक, उसके बाद में प्लस 80 होता है डायस्टोलिक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इससे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 280/3 93.3 आ जाएगा। या फिर डायस्टोलिक ऐसे भी देख सकते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 और ऊपर गुणा कर देंगे इसको पल्स प्रेशर से तो 80 प्लस ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 40/3 तो 93.3। उसके बाद में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टुरल हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? व्हेन बीपी इज सडन डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, जब हम खड़े रहते हैं तो अचानक से बीपी कम हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट लीस्ट 20 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट लीस्ट 10 mmHg विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग। यानी जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 20 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 10 mmHg 3 मिनट खड़े होने के बाद, तो ये कंडीशन कहलाती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टुरल हाइपोटेंशन। अब जो बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं इसको। ये दिखा रखे हैं, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक है इधर वाला ये मर्क्यूरी स्फैग्मोमैनोमीटर और दूसरा है डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट। साइट ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लेने की साइट जो होती है वो अपर एक्सट्रीमिटीज। अप्लाई डिफ्लेटेड कफ ओवर द ब्रेंकियल आर्टरी 2 इंच अबव द क्यूबिटल फोसा। जो कफ होता है वो ब्रेंकियल आर्टरीज पे अप्लाई किया जाता है और इसको क्यूबिटल फोसा से 2 इंच अबव इसको बांधा जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर नाप रहे हैं तो कफ कहाँ पे लगाएं? अप्लाई कफ जस्ट अबव द नी और अवर द पैप्लेटल फोसा जो होता है उससे जस्ट ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर बीपी कफ कितना होना चाहिए? कफ साइज न्यूबॉर्न में कफ विड्थ 3 होनी चाहिए सेंटीमीटर और 3 to 6। इन्फेंट में 5 to कफ विड्थ होनी चाहिए, यानी चौड़ाई होनी चाहिए 5 और जो कफ लेंथ होनी चाहिए वो 15। एडल्ट में कफ विड्थ होनी चाहिए 13 सेंटीमीटर और कफ लेंथ होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। एडल्ट हाई जो होता है उसमें कफ विड्थ होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर और कफ लेंथ होनी चाहिए 42 सेंटीमीटर। डू नॉट टेक बीपी ऑन ए क्लाइंट आर्म इफ़, हमें बीपी नहीं लेना चाहिए यदि क्लाइंट के आर्म में ये कंडीशन हो रही है तो। टेक द आर्म हैज़ एन आईवी इन्फ्यूजन, जिस आर्म के अंदर अगर आईवी इन्फ्यूजन सेट फिट हो या कैनुला फिट हो तो उस जो आर्म में कभी भी बीपी नहीं लेना चाहिए। अगर आर्म इंजर्ड है या उसमें कोई बीमारी है तो उससे कभी भी बीपी नहीं लेना चाहिए। अगर उस साइड में मैस्टेक्टोमी हो रही हो, रेडिकल मैस्टेक्टोमी हो रही हो तो भी उस साइड से बीपी नहीं लेना चाहिए। मैस्टेक्टोमी मतलब इसमें जो ब्रेस्ट होता है उसको काट के अलग किया जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट और बीपी मेजरमेंट में स्केल को आई लेवल पे देखना चाहिए, यानी ना ऊपर से ना नीचे से, केवल जस्ट उसकी आई लेवल पे
उसको देखना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।